तो न्यूटन के गति का जो पहला नियम है, वो नियम को हम लोग दो भाग में बांट दिए थे, सही है ना। और गति के नियम का जो पहला गति का नियम है, उसका जो फर्स्ट हाफ है वो क्या बोलता है कि कोई भी वस्तु अगर वो स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, अगर वो गतिशील है उस एक समान गति को वो बना कर रखेगी। जिस गति से गतिशील है उसमें बिना परिवर्तन किए उसी प्रकार की गति को वो बना के रख सकती है, और नहीं तो अगर वो स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी। ये चर्चा हुआ था ना। और इसे हम लोग कहते हैं त्वरण शून्य, ए बराबर 0, क्योंकि वेग परिवर्तन नहीं है। क्लियर हो गया बात यहाँ तक। अब दूसरा जरूरी बात, उस नियम का दूसरा पॉइंट क्या कहता है, लेकिन जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे, अर्थात बल लगा करके हम उस वस्तु की स्थिति को बदल सकते हैं। ये कह रहा है ना, बल लगाकर स्थिति को कैसे बदल सकते हैं सर? जो स्थिर है उसको हम गति में देख सकते हैं, और जो गति में है उसको या तो स्थिर कर सकते हैं या उसके वेग में परिवर्तन कर सकते हो, जिससे कि त्वरण उत्पन्न हो जाता है। कल हम लोग इस पर बात किए थे। अब आज का जो सवाल ये है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम पर पहुंचने से पहले सवाल ये कि क्या जो जो बल लगाने की बात आप कर रहे हैं, क्या सभी वस्तु पर एक समान रूप से बल लगेगा या अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग बल लगेगा? ये कौन डिसाइड करेगा? सही बोल रहे हो, एकदम अलग अलग लगेगा। और ये कौन डिसाइड करेगा बाबू कि अलग अलग वस्तु पर अलग अलग बल लगाना है? तो आपका जवाब होगा सर, ये दो कारकों पर निर्भर करता है, वस्तु का द्रव्यमान और अगर वस्तु गतिशील है तो उसका वेग। इन दोनों कारकों पर निर्भर करेगा और इसीलिए इसे बोला जाता है संवेग। यानी आज का जो टॉपिक बनेगा वो संवेग। हाँ बाबू, अभी लिखना नहीं, पहले समझ लो कि आखिर ये टॉपिक आया क्यों। हाँ, क्या बोला जा रहा है? अलग अलग वस्तुओं पर लगने वाला बल एक समान नहीं होकर के अलग अलग होगा। भाई दो वस्तु है, दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान अलग हो, दो वस्तु है, दो वस्तु आपकी ओर चलती हुई आ रही हो, एक बड़ी हो एक छोटी हो, एक का वेग ज्यादा एक का वेग कम हो, उन दोनों वस्तु को आपको रोकना हो, तो रोकने के लिए किसमें आप ज्यादा बल लगाइएगा? बड़ी वाली वस्तु के लिए। और खास करके उसका ऐसे बोलेंगे सर, जिसका द्रव्यमान ज्यादा हो उस पर हम ज्यादा बल लगाएंगे, जिसका वेग ज्यादा हो उस पर हम ज्यादा बल लगाएंगे। तो बाबू एक ऐसी वस्तु जिसका द्रव्यमान और वेग दोनों ज्यादा होगा, हम उस वस्तु पर ज्यादा बल लगाएंगे। ये बार बार जो द्रव्यमान और वेग बोल रहे हैं, इसको एक नाम दे देते हैं। नाम क्या इसका है? संवेग, मोमेंटम। मोमेंटम है ना वहां पे, मात्रा और वेग। तो अब संवेग का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी समझ लो भाई। संवेग दो तरह के होते हैं। एक होता है रेखीय संवेग। रेखीय संवेग का मतलब, जैसे एक सरल रेखा में वस्तु अगर गतिशील हो, निर्देशांक ज्यामिति पढ़े हैं ना हम लोग, हम ही तो पढ़ाए हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति में एक एक्सिस होता है एक्स, है ना, एक एक्सिस होता है वाई। तो अगर वस्तु ऐसे गतिशील हो, एक ही दिशा में गतिशील हो, या अगर ऊपर की ओर जा रही हो तो इस दिशा में तो ऐसे ही जा रही हो, ऐसे ऐसे वस्तु की गति क्या कहलाती है? रेखीय, एक विमीय गति बोलते हैं इसको, वन डायमेंशन। एक विमा का मतलब देखो, एक्स एक विमा हो गया, दूसरी विमा कौन हो गई बाबू? वाई। और जेड के बारे में अभी आपको नहीं पढ़ना है। तो टोटल 3 विमा होती हैं। तो हमको किसके बारे में बात हो रहा है? एक्स और वाई। लेकिन आप ध्यान अगर आपको क्लास, तो आप ध्यान दिए होंगे कि निर्देशांक ज्यामिति में हमको दो दो वैल्यू रखना पड़ता है, एक्स भी बताना पड़ता है और वाई भी बताना पड़ता है। ऐसे कण के वेग को, स्थिति को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? द्विविमीय, 2 डायमेंशनल, है ना। और अगर कण केवल एक ही दिशा में गतिशील हो, जैसे बाइक लेकर के आप जब निकलते हो तो एक बार सड़क पर चलना शुरू करते हो तो क्या चलते चलते आकाश में उड़ जाते हो? नहीं ना। इसका मतलब यहां पर आपका वेग जो है वो एक विमीय है। साइकिल लेकर चलना जब शुरू करते हो तो क्या लगता है साइकिल जमीन पे चलते आकाश में हो जाता है? नहीं ना, एक विमीय है। कैसे एक विमीय है सर? हम क्षैतिजतः चल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को पकड़ के चलना शुरू कर देते हैं। जमीन जो है वो एक्स एक्सिस है
और ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उठिएगा यानी आकाश की ओर बढ़िएगा, वाई एक्सिस है, प्लेन उड़ रही है, आकाश में प्लेन है, उसकी स्थिति को बताने के लिए हम एक्स और वाई दोनों का इस्तेमाल करते हैं। क्यों एक्स और वाई दोनों का? कि क्षैतिजता वो किस जगह पर है, प्लेन यहां उड़ रहा है, तो क्षैतिजता प्लेन देखो एक्स के सामने से यहां है और आकाश में वाई के सामने से यहां है, तब मिलाना 2,3 मान लेते हैं, तब निर्देशांक बनता है। और अभी हम क्या बात कर रहे हैं, कोई भी वस्तु यहीं पर गतिशील है, यहीं पर गतिशील है, कोई भी वस्तु केवल इसी में गतिशील है, तो किसी भी अक्ष पर गतिशील होगा तो दूसरे वाले का वैल्यू क्या हो जाता है अक्ष पर? शून्य, जीरो, है ना? नहीं लिखवाए हैं, किसी भी अक्ष पर दूसरे वाले अक्ष का वैल्यू शून्य हो जाता है। अगर यहाँ पर ये बिंदु 3 है तो इसका वैल्यू 3,0 हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू 3 है तो इसका वैल्यू 0,3 हो जाएगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस है, जहाँ पर एक्स क्या हो जाएगा? एब्सेंट। शायद हम लोग बात किए थे सब चीज़, क्लियर है? कहने का मतलब ये होगा कि जो पहला गति नियम का जो दूसरा अनुभाग है, जो ये बोलता है कि बल लगाकर आप वस्तु की स्थिति को, है ना, उसकी अवस्था को बदल सकते हैं। तो ये जो अभी हम मोमेंटम पढ़ रहे हैं ना, इससे हमको ये जानकारी मिल जाता है कि किसी वस्तु पर हमको कितना बल लगाना है। अगर ये मोमेंटम हम नहीं समझें तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते, जैसे जिस वस्तु का मोमेंटम ज़्यादा होगा हम ज़्यादा बल लगाएंगे, और जिस वस्तु का मोमेंटम कम होगा हमको ज़्यादा बल लगाने की आवश्यकता नहीं है। तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। देखो बाबू ध्यान से, क्या बोला गया है? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, यानी P इज इक्वल द्रव्यमान m और वेग यानी के v, और वेग एक सदिश राशि है भाई, तो संवेग का सूत्र हो गया P इज इक्वल टू m गुने v। अब बोलोगे सर P क्यों लगाए, मोमेंटम के लिए m लिख दीजिए। तो बाबू मोमेंटम के लिए अगर m लिखते तो m यहाँ यूज हो रहा है एक, समझ गए ना, इसलिए उसको संकेत में हम लोग P लिख दिया। तो P बराबर m गुने v होता है, m डॉट v नहीं लिखिएगा, m v मत लिख दीजिएगा, m क्रॉस v लिखिएगा। सीनियर क्लास में जाइएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा कि क्रॉस और डॉट में क्या फर्क है। क्या बाबू? तीर का निशान क्यों लगाया गया बाबू? सदिश राशि है, और इसलिए संवेग भी सदिश राशि हो जाती है। तो अगर कोई पूछे संवेग कैसी राशि है तो सदिश राशि है। क्लियर हो गया बात? संवेग का डिसीजन कौन लेगा कि सदिश राशि क्यों हुई? तो हम बोलेंगे सर किसी वस्तु में जो द्रव्यमान होगा वेग की दिशा जैसी होगी, मतलब इसका पंच आगे की ओर लगाया गया तो संवेग की दिशा भी वही हो जाएगी जो वेग की दिशा होती है। तो वस्तु का वेग अगर आगे की ओर जा रहा है ऐसे होकर के, तो संवेग की दिशा भी वही हो जाती है। यहां तक बात क्लियर है? इसको पहले लिखो, लिखो इसको। संवेग जो है किसी वस्तु का जो भी द्रव्यमान होगा और जो भी उस वस्तु का वेग होगा उसके गुणनफल को संवेग कहेंगे। अब इसके मात्रक को अगर ढूंढना हो बाबू, देखो हम लोग अपने से मात्रक ढूंढ सकते हैं। देखिए ध्यान से बाबू, मात्रक कैसे ढूंढते हैं? संवेग इज इक्वल, संवेग किसका किसका होता है बाबू? द्रव्यमान और वेग ना। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है ना? वेग का मात्रक क्या होता है? सही है, तो संवेग का मात्रक क्या बन के निकला देखिए। हाँ बिल्कुल, संवेग का मात्रक बन गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। आया ना? यस सर। देखो रटना नहीं है कोई भी चीज, चलो इसको करो। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या सेकंड का इनवर्स। प्रति सेकंड भी बोल सकते हो या सेकंड का इनवर्स भी बोल सकते हो, दोनों चलेगा। क्लियर हो गया?
इसके नीचे लिखोगे बाबू, संवेग से यह निर्धारण होता है, लिखिएगा बाबू आगे, संवेग से यह निर्धारण होता है, संवेग से यह निर्धारण होता है कि, यह निर्धारण होता है कि किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर कितने परिमाण का, किसी वस्तु पर कितने परिमाण का बल आरोपित करना है, किसी वस्तु पर कितने परिमाण का बल आरोपित करना है, बल आरोपित करना है, पूर्ण विराम। अधिक संवेग वाली वस्तु पर, अधिक संवेग वाली वस्तु पर, अधिक संवेग वाली वस्तु पर अधिक बल, अधिक बल तथा कम संवेग वाली वस्तु पर, तथा कम संवेग वाली वस्तु पर कम बल लगता है, कम संवेग वाली वस्तु पर कम बल लगता है। दोनों साथ मत लिख दोगे वरना कम बल बन जाएगा, कम अलग लिखिएगा, बल लगता है, पूर्ण विराम। देखो यहां पर एक बात का स्पष्टीकरण तो हो गया बाबू कि द्रव्यमान और वेग, जिस वस्तु का द्रव्यमान गुने वेग जिस वस्तु का ज्यादा होगा उसके लिए हमको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, और जिस वस्तु का द्रव्यमान गुने वेग कम होगा उस पर हमको अपेक्षाकृत कम बल लगाना पड़ेगा। यानी अब हमको पता चल चुका है कि वस्तु पर सभी पर एक जैसा बल नहीं आरोपित होगा, किसी में ज्यादा तो किसी पर कम। मुश्किल यहां तक? और यहीं से न्यूटन के गति का दूसरा नियम तैयार हो जाता है। तो प्रश्न आप लगाएंगे, न्यूटन के गति का दूसरा नियम लिखें। पहले हम नियम लिखा देते हैं और फिर हम समझाने का कोशिश करते हैं क्या रिलेशन है दोनों के बीच में, ठीक है ना? लिखोगे, लिखोगे किसी वस्तु पर लगने वाला बल, किसी वस्तु पर लगने वाला बल, किसी वस्तु पर लगने वाला बल, कॉमा, किसी वस्तु पर लगने वाला बल संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन के समानुपाती होता है, संवेग परिवर्तन के समानुपाती होता है, संवेग परिवर्तन के समानुपाती होता है, होता है, पूर्ण विराम। अब इसके आगे जब तक आप खुद परिभाषा को समझेंगे नहीं बात ही नहीं बनती है। कि घटा, मान लेते हैं कि शुरुआत में आपका संवेग P1 कितना रहा होगा, गाड़ी का द्रव्यमान m, और उस समय गाड़ी का वेग था u। सर आप u क्यों बोल रहे हैं? आरंभिक है इसलिए। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। और सर 1 घंटे के बाद, यानी टाइम कितना लग रहा है बाबू? 1 घंटा, और 1 घंटे के बाद जो संवेग हो रहा है वो फिर से फॉर्मूला वही है, द्रव्यमान और वेग बढ़ा भी होता है, घट भी सकता है। 40 के स्पीड से था 30 भी हो सकता है, 40 के स्पीड से था 60 भी हो सकता है, सही है ना? इसलिए उसको अंतिम वेग सीधा हम v बोल दिया। तो अगर हम संवेग परिवर्तन कहें, क्या बोल रहे हैं करने के लिए? संवेग परिवर्तन, तो कितना संवेग बदला? तो तुम बोलोगे सर संवेग, अंतिम संवेग है mv, शुरुआत में संवेग था mu, और ये होने में, ये बदलाव होने में t समय लग गया सर। शुरुआत में ये जो u हम मानकर अभी एग्जाम्पल में चल रहे थे वो कितना था बाबू? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और अभी बाद में ये कितना हो गया? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, सही है क्या? तो अब जो वैल्यू निकलेगा m, जो भी गाड़ी का द्रव्यमान हो उसको 40 से गुना करेंगे ना,
m जो भी गाड़ी का द्रव्यमान, अद्रव्यमान बदलता है क्या? मतलब घर से गाड़ी कुछ और द्रव्यमान का लेके निकले, अब बाहर होते तो प्लास्टिक का छोटा वाला गाड़ी बन गया, द्रव्यमान नहीं चेंज होता, ये कांस्टेंट राशि होती है। तो अभी यहां पर हम देख रहे हैं ये जो mv माइनस mu बटा टी लिखे हो ना, यही कहलाता है संवेग परिवर्तन की दर, क्योंकि यह है अंतिम संवेग p2, यह है आरंभिक संवेग p1 और बटे में t, क्योंकि समय के साथ संवेग बदल गया। यह बिल्कुल समानुपाती होता है उस वस्तु पर लगने वाले बल के। अब सामने में खड़ा था शुभम, तुम गाड़ी लेके निकले m गुने u से, सही है, और 1 घंटे के बाद तुमको रास्ते मिल गया शुभम, और उस समय तुम्हारा संवेग क्या हो गया है? m गुने v, सही है। अब शुभम, अब ये जाहिर सी बात है कि गाड़ी की स्पीड अगर धीमी हुई होगी पहले से, तो शुभम को ताकत भी कम लगाना पड़ेगा गाड़ी को रोकने के लिए, सही है। और अगर गाड़ी की स्पीड 60 के बदले 40 के बदले 80 हो गई थी, तो शुभम को ताकत भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। सही बोल रहे हैं क्या? 1 घंटे के बाद शुभम आपको रास्ते में मिलता है बड़ा जैसा तना लिए हुए लकड़ी पेड़ का, कि अभी कभी रोक दो, तुम भी वैसे ही हो, हम नहीं रोकने वाले। तुम m गुने u से चल रहे थे, u कितना था? 40, और अभी क्या हो गया? शुभम को देख के तुम और एक्सेलरेट कर दिए, और अब तुम्हारा m गुने v जो है, v क्या बन गया? 80 मान लेते हैं। तो संवेग बढ़ा या घट गया? बढ़ गया। तो संवेग परिवर्तन की दर, यानी 1 घंटे में संवेग में जो बदलाव आया वो भी तो बड़ा हो गया। तो संवेग, तो शुभम को बल ज्यादा लगाना पड़ेगा कि कम? ज्यादा, क्योंकि संवेग बढ़ा है सर समय के साथ। संवेग परिवर्तन की दर, यही हो गया परिवर्तन, कि संवेग में जो बदलाव है वो बढ़ता हुआ आया है, और यही संवेग घट जाए तो माइनस में आएगा ना रिजल्ट। और जब संवेग घटेगा तो बल भी ज्यादा लगेगा, कम लगेगा। यही बात कह रहा है बल। आप पढ़िए दूसरा नियम, किसी वस्तु पर लगने वाला बल संवेग परिवर्तन के समानुपाती नहीं है। हाँ, संवेग परिवर्तन के। अब यही बात बाबू जो कुछ हम वहां लिखे हैं ना, अब यहां पर हम उसको डिराइव करेंगे। कि मान लिया कि, देखो पहले यहां ध्यान से, माना कि स्मॉल m, बाबू 2 मिनट ढंग से देख लो यार, माना कि स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु स्मॉल u आरंभिक वेग से गतिशील है। जैसा कि हम बताया कि आप घर से m द्रव्यमान का वस्तु लेकर के, यानी बाइक लेकर निकले हैं, जिसका उस समय वेग कितना है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि ये शुरुआती वेग है, तो शुरुआती वेग को क्या बोलते हैं? आरंभिक वेग बोलते हैं, है ना। इसलिए हम इसको u से सूचित कर दिया। इसका संवेग मोमेंटम p1 इज इक्वल टू मात्रा गुने वेग, यही आएगा ना। इसको हम कह दिया, सॉरी u आएगा ना बाबू, आरंभिक वेग, यही हो गया इक्वेशन 1। संवेग एक सदिश राशि है, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। t समय के बाद, यही गलती कर रहे हो, बार बार बोल रहे हैं ध्यान से देखने के लिए। स्मॉल t समय के बाद वेग v हो जाता है। अब ये जो v है ना बाबू, ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, दोनों बात तय करेगा। अतः संवेग क्या होगा अब इस समय? ये कब का संवेग है बाबू? तुम्हारा जवाब होगा सर t समय के बाद, यानी 1 घंटा के बाद, 2 घंटा के बाद, 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, यानी कुछ समय के बाद वस्तु का वेग जो है वो v हो जाता है। अब ये v बढ़ता हुआ भी हो सकता है, 40 से 60 80 भी, या 40 से 20 और 30 भी हो सकता है, सही, घट भी सकता है, हाँ बिल्कुल। तो अब जो संवेग परिवर्तन हुआ, देखो ध्यान से, देखो यहाँ 2 बातें यहाँ पे क्लियर हम कर देते हैं। पहला क्या क्लियर किया है बाबू? कि शुरुआत में संवेग कितना था और बाद में संवेग कितना था। समय कितना लगा संवेग में परिवर्तन होने में? स्मॉल t, 1 घंटा, है ना, स्मॉल t समय लग गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है।
अब इस बल की परिभाषा से देखिए, बल की परिभाषा नहीं बल्कि द्वितीय गति नियम से, गति नियम से तेज वस्तु तो ज्यादा बल, धीमी वस्तु कम बल, तो सीधा सीधा हम ये बोल देंगे कि जो बल होगा वो समानुपाती होगा किसके, P2 माइनस P1 बटा T। ये P2 माइनस P1 बटा T क्या बता रहा है, अंतिम वेग, अंतिम वेग माइनस वेग, संवेग, संवेग, हाँ ये हुआ अंतिम संवेग माइनस आरंभिक संवेग बटा टी, यानी सर समय के साथ संवेग में जो परिवर्तन आया, यानी ये बता रहा है संवेग में परिवर्तन की समय दर को। सही है क्या? अब संवेग में दोनों तरह से परिवर्तन आ सकता है, बढ़ता हुआ भी हो सकता है और घटता हुआ भी। तो बाबू अगर देखो यहां पे, अगर संवेग घटेगा तो बल भी घटेगा, यानी ज्यादा बल नहीं लगाना पड़ेगा, और अगर संवेग को बढ़ा दीजिएगा, ये पूरा संवेग परिवर्तन की दर को बढ़ा दीजिएगा, तो बल भी आपको ज्यादा आरोपित करना पड़ेगा। ये नियम न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से हमको प्राप्त, इसी यही है न्यूटन का दूसरा नियम, इसी को ही बोलते हैं, आपको लिखवाया ना, किसी वस्तु पर लगने वाला बल संवेग परिवर्तन के समानुपाती होता है। अब बाबू संवेग परिवर्तन के समानुपाती सीधे लिखवाने से काम नहीं चलता, हमको ये समझाना ही होता कि संवेग परिवर्तन होता क्या है एक्चुअल में। संवेग क्या होता है, मात्रा गुने वेग, दोनों होगा ना, मात्रा भी होगा साथ में वेग भी होगा, कोई दिक्कत? अब देखो यहां पर इसी मैथ को हम थोड़ा सा आगे लेकर के जाएंगे तो F प्रपोर्शन P2 जो है बाबू वो mv है, और P1 जो है बाबू वो mu है, अब बटे में क्या लगा हुआ है T, कोई दिक्कत? यहां लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है। और बाबू इसी को अगर मैथमेटिकली हम सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं F प्रपोर्शन, m कॉमन ले लेंगे, क्या ये v माइनस यू अब बटे में T मिलेगा बाबू ऐसा? अच्छा, अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो इसको लिख सकते हैं F प्रपोर्शन m इंटू a, लिख सकते हैं, काहे? यस, क्योंकि a बराबर v माइनस यू बाई टी होता है। त्वरण का नहीं बताया, अंतिम वेग माइनस आरंभिक वेग बटा समय, तो ये जो v माइनस यू बटा टी देख रहे हैं आप, इन सब के बदले हम क्या लगा दिया, a लगा दिया। अभी देखो कोई भी मैथ तब तक सही नहीं है जब तक ये प्रोपोर्शन का सिंबल ना हटा दिया जाए, तो हम इसको भी हटाते हैं। F इज इक्वल, जब जब समानुपाती का सिंबल हटाइएगा हम लोगों को एक स्थिरांक लेना पड़ता है, एक कांस्टेंट समानुपातिक स्थिरांक लेना पड़ता है। तो प्रोपोर्शन समानुपाती का चिन्ह जैसे हटाया, हम एक कांस्टेंट किसको लिया, k, और साथ में लगा हुआ है यहां पर m और a। अब देखिए ध्यान से, सबका नाम लिखो, जहां F क्या बता रहा है, बल को, स्मॉल m किसको बता रहा है बाबू, द्रव्यमान को, और a किसको बता रहा है बाबू, त्वरण को। अब ध्यान से सुनो बाबू, अगर बल हम 1 न्यूटन मान लें, द्रव्यमान को हम लोग 1 किलोग्राम मान लें, त्वरण को हम लोग 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मान लें, तब देखो क्या होगा। थोड़ा सा हम यहां बना रहे हैं, ठीक है ना, तब देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है उस क्वेश्चन से, यहां से। तो F इज इक्वल टू क्या है, K M A, है ना बाबू। हम बोल रहे हैं बल को क्या मान लो, 1 न्यूटन, तो यहां 1 हो गया। K को कुछ नहीं बताया गया तो K को K रहने दीजिए। M को क्या मानने के लिए कहा गया, 1 kg, ये भी 1 हो गया। A को क्या मानने के लिए कहा गया, 1 मिनट बाबू, बल को हम कह रहे हैं मान लीजिए 1 न्यूटन, है ना, K को K रहने दीजिए। M को मान लीजिए 1 किलोग्राम, और त्वरण को क्या बोल रहे हैं मानने, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर है बात? अब देखो यहां पर रिजल्ट क्या बन रहा है, K का मान 1 न्यूटन अपॉन, ये वाले भाई साहब भी नीचे आ जाएंगे, 1 किलोग्राम, ये वाले भाई साहब भी नीचे आ जाएंगे, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू क्या बचेगा बाबू, K। तो K बराबर मैथमेटिकली अगर देखो तो वैल्यू कितना मिल रहा है आपको, देख लो, 1 में 1 से भाग लगाएंगे तो वैल्यू 1 ही रहने वाला है ना, मात्रक को नहीं ले रहे हम अभी, सिर्फ K बराबर 1 को ले रहे हैं। तो K बराबर 1 अगर आया है तो इस K का मान क्या रख दो, 1 यहां रख दो, ठीक। इसको हम इक्वेशन 1 2 रख चुके थे ना, इसको हम बोल दिया कि ये है इक्वेशन नंबर 3।
तो आप यहां पे आ जाइए और यहां देखो क्या लिख रहे हैं, समीकरण 3 में k बराबर 1 रखने पर, रख दीजिए, तो f इज इक्वल k के जगह पे 1 रख दीजिएगा, तो m और नहीं मिला, जैसे ही f बराबर, यहां देखो ना बाबू, k के जगह पे आप 1 रख दीजिएगा तो f बराबर क्या मिल जाएगा, m और a, और f बराबर m और a जो है, क्या ये बल का फॉर्मूला नहीं मिलता है, फोर्स बराबर मास गुने एक्सेलरेशन। लेकिन एक बात नोट करो, क्या चीज, सबसे जरूरी चीज ये है कि सर आप डायरेक्ट k बराबर 1 यहां पे नहीं रखें, जो जनरली हम लोगों के पढ़ाई में पिटफॉल है। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट यहां पर k बराबर 1 रख देते हैं, अब बच्चा भी बोलता है अच्छा ठीक है तो कांस्टेंट k बराबर 1 होगा, ये मान लेता है, और आगे जाने के बाद फिर यही डिस्टर्बिंग एलिमेंट हमको रहता है, क्योंकि बहुत बार आगे जाइएगा, मान लो चुंबक पढ़ रहे हो तो चुंबकशीलता नाम का एक टॉपिक आएगा, म्यू नॉट, गलती में तुम उसको म्यू नॉट बराबर 1 लिख दोगे, क्योंकि तुम यही सीख लिए क्या चीज, जब जब समानुपाती हटाएंगे एक स्थिरांक आएगा, ये एकदम ट्रू बात है, लेकिन हर बार उस स्थिरांक का वैल्यू, हर बार उस स्थिरांक का वैल्यू 1 हो, ये ट्रू नहीं है। ये k का मान 1 तब आता है जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल 1 न्यूटन हो और उस वस्तु का द्रव्यमान कितना हो, 1 किलोग्राम हो, और वो वस्तु जिस त्वरण से गतिशील हो, यानी वेग परिवर्तन की जो समय दर उस वस्तु की हो वो कितनी हो, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। केवल उस परिस्थिति में k का मान कितना है, 1, और उस k के मान को अगर यहां रख देंगे तो फोर्स बराबर मास गुने एक्सेलरेशन मिलेगा। अब बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, इसकी जानकारी हमको दूसरे गति नियम से मिलती है। पहले गति नियम से हमको यह पता चलता है कि बल लगा करके वस्तु में या तो गति दिया जा सकता है या फिर उसकी स्थिति को चेंज कर सकते हैं, यानी रोक सकते हैं, यही बात पता चल रहा था ना। दूसरे गति नियम से हमको पता चलता है कि बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। अभी तुमको लगेगा बाप रे इतना बड़ा सीखना है, देखो उसको एक बार जल्दी से बना देते हैं। दूसरे गति नियम से यह पता चला कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल समानुपाती होता है संवेग परिवर्तन के समय दर, यानी संवेग में परिवर्तन के। सही है सर, P2 और P1 क्या है, संवेग है, ये P1 है यानी ये पहला संवेग होगा, ये P2 है यानी ये दूसरा संवेग होगा। जो पहला संवेग है वो मात्रा गुने पहला वेग होगा, और जो दूसरा संवेग है वो मात्रा गुने दूसरा वेग होगा, यानी अंतिम वेग जिसको बोलते हैं। सही है क्या? अब हम इसको बनाएं तो F प्रोपोर्शन दूसरे वाले के लिए mv माइनस mu बटे में t, F प्रोपोर्शन दोनों के पास m है तो m कॉमन, v माइनस u अब बटे में t। अब v माइनस u बटा t क्या बोलता है, त्वरण है हम, तो F प्रोपोर्शन m a मिल गया। फिर ये समानुपाती वाला सिंबल हटाओ तो F इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लेकर के आओ m और a। अब ये जो वैल्यू है हम बोले कि यहां पर k को हटाना पड़ेगा। k को कैसे हटाएंगे, बोले मान लो कि जिस वस्तु पर आप बल आरोपित कर रहे हो उस पर लगने वाला बल कितना है, 1 न्यूटन, और उस वस्तु का द्रव्यमान जो है वो 1 किलोग्राम का है, और उस वस्तु का त्वरण जो है वो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अब सब वैल्यू एक एक करके अगर देखोगे, एक इसको रख दो, एक इसको कर दो, एक इसको कर दो, तो k का मान भी कितना निकल कर आ जाता है, 1 आ जाता है। और तब उस वैल्यू को यहां रखोगे तो तुमको मिलेगा फोर्स बराबर मास गुने एक्सेलरेशन।